हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं एक टेस्ट लेकर आया हूं जिसमें आप लोग अपने लेवल को जांच सकते हैं। इसमें मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम दूंगा और आप लोग अपने आंसर को कॉपी में लिख लेंगे कि ये लिखा हूं आंसर। ठीक है, आंसर लिख लीजिएगा। उसके बाद मैं जो है करेक्ट आंसर आपको बताऊंगा। आप लोग फिर उसके बाद देखिए कि आपका जो है कितना मार्क्स आता है। मैं इसमें जो है आपको 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 50 क्वेश्चन का आपका ये टेस्ट होने वाला है और 50 में से देखिए कि आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं और इससे आप लोगों को अपनी लेवल का पता चल जाएगा कि आप अभी तक कितना पढ़े हैं और आपको अभी कितना और प्रिपरेशन करने की जरूरत है। तो चलिए हम लोग अपने टेस्ट की शुरुआत कर लेते हैं अच्छे ढंग से। और इसमें जो है आपको मैं डिटेल डिस्कशन भी करा दूंगा, बट ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहाँ पर डिटेल डिस्कशन मिलेगा, बट थोड़ा थोड़ा डिटेल डिस्कशन मिलेगा, क्योंकि मेन यहाँ पर मेरा मकसद है कि आप लोगों को टेस्ट मतलब कि बीपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछता है उन सभी से रूबरू कराना, कि बीपीएससी का पैटर्न पे आधारित यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बनाया है आपके लिए। तो बस आप लोग जानो कि ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है और यहाँ जो टेस्ट होगा उससे भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएगा। इस टेस्ट से मतलब अभी जो 50 क्वेश्चन दे रहा हूँ इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाला है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत कर लेते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि अपचयन प्रक्रिया में क्या होता है। तो बताओ क्या होता है अपचयन प्रक्रिया में। हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का योग। तो भाई इसमें जो होता है हाइड्रोजन का योग होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का योग होता है, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व की पहचान करें। तो सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व की पहचान कीजिए। टंगस्टन, पीतल, सिलिकॉन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और देखो फ्रेंड्स, मैंने यहां पर 5 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट बनाया है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई में जो है आपका 5 ऑप्शन आता है, इसलिए मैंने यहां पर 5 ऑप्शन रखा है आपके लिए। तो 5 ऑप्शन बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है, तो आप लोग अच्छे ढंग से कीजिए। तो बताइए सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व। तो भाई इसमें सिलिकॉन, सौर सेल जो है वो सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन का जो सोलर प्लेट होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। और सौर सेल जो होता है, सोलर सेल जो होता है भाई, ये सोलर एनर्जी को लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो सोलर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल। तो सोलर एनर्जी को, सोलर सेल जो है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट, चूना पत्थर, चौक और संगमरमर के विभिन्न रूप। तो बताओ चूना पत्थर, चौक और संगमरमर के रूप क्या है, मतलब किसमें से किससे ये सब बना हुआ है। चूना पत्थर, चौक, संगमरमर ये आखिर किससे बना हुआ है। तो भाई ये कैल्शियम ऑक्साइड का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई ये होता है आपके कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का। आप लोग अपना आंसर लिखते रहेंगे एंड चेक करते हुए चलेंगे कौन सा सही हो रहा है कौन सा गलत हो रहा है, और आप लोग जो है कमेंट करेंगे कितना मार्क्स आपने स्कोर किया है। पेंसिल लेड बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो पेंसिल लेड जो बना होता है भाई वो किसका बना होता है। ग्रेफाइट, हीरा, सिलिका। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ आप लोग किससे होता है पेंसिल लेड, किसका बना होता है। तो भाई जो पेंसिल लेड होता है ये आपके ग्रेफाइट का बना होता है, ग्रेफाइट का। और जो ग्रेफाइट है ये कार्बन का एलोट्रॉप है। क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है, अपरूपक जिसे कहते हैं, एलोट्रॉप है। कार्बन का एलोट्रॉप जो होता है एक ग्रेफाइट होता है भाई। तो ग्रेफाइट भी एक कार्बन का एलोट्रॉप है जिसे आप लोग अपरूप कहते हो। और ग्रेफाइट जो है ये चेंज किस में होता है, तो डायमंड में चेंज होता है, हीरा में। डायमंड में चेंज होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ही बाद में जाकर के आपका डायमंड बनता है। और ग्रेफाइट जो है भाई ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो विद्युत का सुचालक है, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, तो विद्युत का संचालक है, इसको भी ध्यान में रख लेना आप लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मनुष्यों में मांसपेशियों की थकान के लिए जिम्मेदार है। तो बताओ, देखो थकान के लिए पूछ लिया है, जिम्मेदार कौन है। और ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। तो थकान के लिए जिम्मेदार कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो भाई जो लैक्टिक एसिड होता है वो थकान के लिए जिम्मेदार होता है, थकान के लिए लैक्टिक एसिड जिम्मेदार होता है, इसको ध्यान रख लेना। निम्नलिखित में कौन सा युग्म अम्ल क्षारक सूचक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। तो बताओ इसको, बता दो आप लोग। लाल बंद गोभी का पत्ता और हल्दी, नमक और हल्दी, केले की पत्तियां और बंद गोभी की पत्तियां। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई देखो अम्ल क्षार का जो सूचक होता है, इनमें से जो इंडिकेटर है अम्ल, एसिड और बेस का, वो कौन सा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है। तो बताओ आप लोग कौन सा हो सकता है। तो भाई ये हो जाएगा आपका लाल बंद गोभी का पत्ता और हल्दी हो जाता है। अम्ल और क्षार का सूचक इसमें से लाल बंद गोभी और हल्दी हो जाएगा। अब देखो मैं एसिड और बेस के बारे में थोड़ा आपसे डील कर लेता हूं।
एसिड और बेस। तो देखो एसिड का जो टेस्ट होता है भाई, टेस्ट वो खट्टा होता है, ठीक है। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, तो खट्टा होता है। अगर बेस का टेस्ट पूछ ले आपसे तो बेस का टेस्ट कड़वा होता है, ठीक है। तो एसिड का टेस्ट खट्टा, बेस का टेस्ट कड़वा। नेक्स्ट याद रख लीजिएगा आप लोग पीएच वैल्यू। तो एसिड का पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 से कम होता है। एसिड का पीएच वैल्यू 7 से कम एंड बेस का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो 7 से ज्यादा होता है। तो एसिड का पीएच, बेस का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा एंड एसिड का 7 से कम। ये जो है आपके लिटमस को, एसिड जो है आपके लिटमस पेपर को नीला को लाल कर देता है, नीला से नीला लिटमस को लाल में चेंज कर देता है। तो जो आपका एसिड होता है वो नीला लिटमस को लाल में चेंज कर देता है एंड बेस जो होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है। इसको एक ट्रिक से याद रख लीजिएगा, BRB मतलब बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। तो एक ट्रिक से याद रख लेना आप लोग, इजिली याद रह जाएगा ये ट्रिक जो है, क्योंकि देखो बहुत सारा रहता है क्वेश्चन, तो ट्रिक जानना जरूरी है। तो ट्रिक से याद रख लेना कि बेस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, BRB। एक का याद रख लीजिए, दूसरा का खुद निकल जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो भाई यहां देखो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जलवाष्प, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा इसमें नहीं है, बीपीएससी में मैंने क्या कहा है हमेशा कि ध्यान रखना है नहीं पे, तो भाई यहां पर ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट, मानव शरीर की किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, तो केंद्रक जो होता है न्यूक्लियस नहीं होता है, पूछा है न्यूक्लियस नहीं होता है। पेशी कोशिका, भक्ष कानु कोशिका, लाल रुधिर कोशिका, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताओ न्यूक्लियस किसमें नहीं होता है भाई, तो न्यूक्लियस जो होता है वो किसमें नहीं होता है, बता दो आप लोग। समय दिया है मैंने 2 सेकेंड का, बताओ आप लोग न्यूक्लियस किसमें नहीं होता है। तो भाई जो आपका लाल रक्त कोशिका होता है, लाल रुधिर कोशिका जिसे इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, एराइथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, उसमें आपका न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। साइट्स, लाल रक्त कण को इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रख लियो आप लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, नहीं पूछा है, जीवाणु जनित रोग नहीं है। बीपीएससी में आपको नहीं पे खास ध्यान देना है, नहीं पे खास ध्यान देना है आपको, ठीक है। नहीं पे ध्यान नहीं दोगे तो भाई गलत आंसर मार के आओगे, लिख लियो अभी आप लोग। तो कौन सा एक जीवाणु रहित जनित रोग नहीं है, जीवाणु जनित, तो भाई जीवाणु जनित कौन सा नहीं है, हैजा, आंत ज्वर, रेबीज। तो भाई देखो रेबीज जो है ये वायरल मतलब कि वायरस से होने वाला एक डिजीज है, ठीक है। तो वायरस से होने वाला डिजीज है रेबीज, तो रेबीज ही यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो रेबीज जो होता है वो वायरस से होने वाला है, और कुत्ते बिल्ली ये सब काटने से आप जानते हो कि रेबीज होता है, और जब भी कुत्ता बिल्ली काट ले तो इंजेक्शन जरूर लेना चाहिए, ठीक है। तो रेबीज से बचने के लिए भाई कुत्ता बिल्ली अगर काट ले तो इंजेक्शन लेना कंपलसरी हो जाता है। यहाँ क्या पूछा है, जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो देखो रेबीज जो है वो जीवाणु जनित रोग नहीं है, ये कैसा है, तो भाई ये विषाणु से होता है, वायरस से होता है। और ये दोनों हैजा और आंत ज्वर जो होता है भाई, ये दोनों आपके क्या कहता हूं, जीवाणु से हो जाता है, बैक्टीरिया से हो जाता है, जिसे आप कोलेरा कहते हो, हेजा कोलेरा, ये वाइब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया से हो जाता है, वाइब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया, कोलेराई बैक्टीरिया से हो जाता है, ठीक है। हैजा आपका, जिसे आप कोलेरा कह सकते हो। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कोशिकाओं को डाइस के रूप में जाना जाता है, तो श्वेत रक्त कोशिका को किसके रूप में जानते हैं, हेमोग्लोबिन, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई व्हाइट ब्लड सेल को जो है ल्यूकोसाइट्स के रूप में जाना जाता है, ल्यूकोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, मेलियस हड्डी हमारे शरीर में कहाँ स्थित है, तो मेलियस जो हड्डी होता है ये कान का हड्डी होता है। मेलियस हड्डी जो होता है भाई, ये कान जो हमारा ईयर होता है उसका एक हड्डी होता है मेलियस, ठीक है। मेलियस हड्डी ये कहाँ के है, तो ये देखो आपके मध्य कान का, बाहरी कान का, कर्ण पाली पिन्ना का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई ये मध्य कान का है, एक मिडिल ईयर का एक पार्ट है, मिडिल ईयर का पार्ट है आपका मेलियस, ठीक है। और एक स्टेपिज होता है भाई, स्टेपिज जो होता है, स्टेपिज ये क्या होता है, सबसे छोटी हड्डी है हमारे शरीर की, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कौन है, स्टेपिज है, जो कि कान का हड्डी है, ठीक है। तो स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी, ये कान की हड्डी होती है भाई, इसको भी याद रख लेना आप लोग, स्टेपिज, ठीक है। स्टेपिज, स्टेपिज, ठीक है। तो ये कान की सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे शरीर की।
ओम मीटर की इकाई है, तो भाई ओम मीटर की इकाई प्रतिरोधकता, विद्युत धारा, आवेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओम मीटर की इकाई है, बताओ आप लोग ओम मीटर किसकी इकाई है, बताओ, मैंने बताया भी है ये। ओम मीटर इकाई है भाई वो आपके, जल्दी से आप लोग कीजिए अपने कॉपी में। ओम मीटर है आपके प्रतिरोधकता की इकाई, ठीक है, प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबक की प्रेरणा के आधार पर कार्य करता है? तो भाई विद्युत चुंबक की प्रेरणा के आधार पर, तो विद्युत चुंबक की प्रेरणा के आधार पर जो कार्य करता है वो आपका जनरेटर, साइक्लोट्रॉन, प्रतिरोध, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका जनरेटर, ठीक है, जनरेटर जो है वो विद्युत चुंबक की प्रेरणा के आधार पर कार्य करता है। फ्रेंड्स आप लोग पूरा सेशन जरूर देखना, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल टेस्ट आपके लिए होने वाला है, और ये टेस्ट जो है आपके एग्जाम के लिए बेस्ट होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में दिख जाएगा, एंड मैं जो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो 50 क्वेश्चन है इसी में से आप लोग देखोगे कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में टकराता हुआ दिख जाएगा भाई। तो क्वेश्चन भी देखिए, साथ में एक्सप्लेनेशन भी देखिए, और साथ में नोट्स भी बनाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोट्स नहीं बनाओगे कोई फायदा नहीं मिलेगा। अभी फिलहाल तो अपना नंबर ही जांच लो भाई, कि अपना लेवल जांच लो कि कितने में आप लोग अभी हो, क्या है आपका लेवल अभी। उसके बाद तो फिर प्रिपरेशन अभी करो, आराम से तैयारी हो जाएगा अच्छे से। मृग तृष्णा के निर्माण में शामिल सिद्धांत क्या है? मृग तृष्णा जिसे आप लोग मिराज कहते हो यार, मिराज, मृग तृष्णा का मतलब हो गया मिराज, ठीक है। तो मिराज का फॉर्मेशन कैसे होता है? मिराज फॉर्मेशन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मिराज जो होता है, मृग तृष्णा भाई, ये जो होता है आपके प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से जो है आपका मिराज बनता है। मिराज जो बनता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से बनता है। अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मैं कुछ और एग्जांपल आपको बता देता हूं। अगर मान लो कि कांच के बर्तन में दरार जो होता है उसका चमकना, ठीक है, कांच के बर्तन में दरार जो होता है उसका चमकना, ये भी आपके TIR के कारण ही होता है। कांच के बर्तन में दरार का चमकना, दरार जो होता है उसका चमकना, तो ये भी किसके वजह से भाई? तो ये भी आपके प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। नेक्स्ट याद रख लीजिएगा, हीरा का चमकना, हीरा जो चमकता है, हीरा का चमकना, हीरा भाई भी ये भी जो है आपके TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से ही चमकता है। ओके, नेक्स्ट, किसी वस्तु का अधिकतम भार होगा, बताओ, पृथ्वी के ध्रुव पर, पृथ्वी की सतह पर, भूमध्य रेखा पर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ आप लोग, किसी वस्तु का जो अधिकतम भार होता है, भार वो कहाँ होता है बताइए आप लोग। तो भार जो होता है भाई वो पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। अधिकतम, ज्यादा भार कहां पर होगा? तो अधिकतम भार हो जाता है वो आपका, किसी भी वस्तु का अधिकतम भार पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। अगर पूछ लेगा कि त्वरण कहाँ ज्यादा होता है, त्वरण कहाँ पर ज्यादा होता है, तो त्वरण भी भाई ध्रुव पर ज्यादा होता है, पोल्स पर ज्यादा होता है, ठीक है। और अगर पूछ ले कि त्वरण जो है कम कहाँ पर होता है, त्वरण कम कहाँ पर होता है, तो कम जो होता है वो सबसे कम होता है आपका भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर, रेखा पर क्या होता है? तो सबसे कम होता है, और त्वरण जो है ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है। ओके, इस बात को ध्यान में रख लेना आप लोग। नेक्स्ट, भूकंप के केंद्र के ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को किस रूप में जाना जाता है? बताओ, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो अर्थ सेंटर, लिथो सेंटर, हाइपो सेंटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए आप लोग क्या होगा? तो अर्थ सेंटर, लिथो सेंटर, तो अर्थ होना नहीं है, लिथो सेंटर होना नहीं है, हाइपो सेंटर होना नहीं है, तो होना क्या है भाई? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो होगा इसका क्या आंसर? तो एपी सेंटर होता है इसका करेक्ट आंसर, एपी सेंटर, ठीक है, एपी सेंटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तो भाई देखो, मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ ये पूछ रखा है आपसे। 2012, 2013, 2014, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मलयालम भाषा को जो दर्जा हुआ है प्राप्त, वो हुआ है भाई आपके 2000 कितना बताओ आप लोग? 13 में, 2013 में मलयालम को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक का प्रकाशन कौन सा अंतरराष्ट्रीय संस्थान करता है? तो मानव विकास सूचकांक का प्रकाशन जो है कौन करता है? UNDP, यूनिसेफ, यूनेस्को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, मानव विकास सूचकांक जो प्रकाशित करता है वो आपका UNDP करता है। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है आपका जो है मानव विकास सूचकांक जो है इसका प्रकाशन करता है। और इसमें टोटल अभी जो है 170 जो है कंट्री शामिल है, 170 कंट्री शामिल है UNDP में। ओके, नेक्स्ट,
अवश्रव्य ध्वनि को निम्न द्वारा सुना जा सकता है। तो अवश्रव्य ध्वनि मतलब कि इंफ्रासोनिक साउंड पूछ रहा है, यहाँ पे इंफ्रासोनिक साउंड की बात हुई है, तो इंफ्रासोनिक साउंड का बात हुआ है। तो इंफ्रासोनिक साउंड किसके द्वारा सुना जा सकता है, तो इन सभी एग्जांपल्स में से आपको बताना है। कुत्ता, चमगादड़, गेंडा, जिसे आप लोग राइनोसोर्स कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इंफ्रासोनिक साउंड जो सुना जाता है भाई, वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है आपका क्या होगा बताओ। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर गेंडा आपको होने वाला है। और इंफ्रासोनिक साउंड का जो रेंज होता है, रेंज ये जो होता है 20 हर्ज से भी कम होता है, ठीक है। तो 20 हर्ज से जो है नीचे होता है। तो इंफ्रासोनिक साउंड का जो रेंज होता है वो 20 हर्ज से नीचे होता है। और इसको सुन कौन सकता है भाई, तो देखो गेंडा वेंडा जो है वो ये सब जो है आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट, द्रव्य का क्वथनांक है अधिक ऊंचाई पर स्थिर, अधिक ऊंचाई पर कम, अधिक ऊंचाई पर अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो द्रव का क्वथनांक जो होता है वो क्या होता है, तो अधिक ऊंचाई पर स्थिर रहता है। बता दो आप लोग, बताओ। अधिक ऊंचाई पर स्थिर तो नहीं, अधिक ऊंचाई पर कम। तो भाई जो क्वथनांक होता है द्रव का, वो अधिक ऊंचाई पर जो है कम हो जाता है, कम हो जाता है, ध्यान में रख लियो आप लोग। नेक्स्ट, भारत में किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो बताओ आप लोग, किशोर न्याय अधिनियम ये बच्चों के लिए था। किशोर न्याय अधिनियम ये कब पारित हुआ है पूछा है। 2005, 2012, 2015, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई किशोर न्याय अधिनियम याद कर लेना, किशोर न्याय अधिनियम तो ये जो पारित हुआ है आपके 2015 में पारित हुआ था, 2015। नेक्स्ट, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक अस्थि से कैल्शियम गतिशीलन एवं फॉस्फेट के मूत्र उत्सर्जन को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। कैल्सिटोनिन, एंजियोटोसिन 2, पैराथार्मोन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई इसमें जो हो जाएगा आपका पैराथॉर्मोन जो होता है वो आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा, पैराथॉर्मोन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत में अनुसूचित क्षेत्र करने के लिए निर्धारित किया गया है। सांसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक कोई नहीं। तो देखो अनुसूचित क्षेत्र के लिए निर्धारित जो किया गया है वो किया गया है आपके राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, मैग्नीज खनिज भंडार किस क्षेत्र में उपलब्ध है। तो मैग्नीज जो खनिज भंडार है किस क्षेत्र में उपलब्ध है, पलामू क्षेत्र, राजमहल क्षेत्र, सिंहभूम क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैग्नीज खनिज भंडार किस क्षेत्र में उपलब्ध है बताइए आप लोग। तो मैग्नीज का जो खनिज भंडार है भाई वो किस क्षेत्र में उपलब्ध है, ये यहां पर आपसे पूछ रखा है। तो देखो ये जो उपलब्ध है आपके, बताओ आप लोग किस क्षेत्र में है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सिंहभूम क्षेत्र होने वाला है। सिंहभूम क्षेत्र में मैग्नीज का भंडार जो है उपलब्ध है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है। तो भारत का, अगर भारत का पूछ ले, यहां क्या पूछा है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी। तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है, विधि एवं न्याय मंत्री, महाधिवक्ता, भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी, तो भाई ये जो हो जाते हैं आपके भारत के कौन हो जाते हैं, भारत के महाधिवक्ता हो जाएंगे, महान्यायवादी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, तो भाई ये हो जाते हैं आपके कौन, विधि एवं न्याय मंत्री। बोल दो हाँ यही हो जाता है, विधि एवं न्याय मंत्री होता है ना भाई, आप लोग बता दो। अरे भाई विधि एवं न्याय मंत्री कैसे होगा, ये होता है भारत के महान्यायवादी। क्या होता है, भारत के महान्यायवादी। तो मैं तो आप लोगों को टेस्ट कर रहा था, तो विधि एवं न्याय मंत्री कौन कौन लगाया था यहाँ पर, मैंने कहा कि विधि एवं न्याय मंत्री, तो किसी ने तो जरूर लगा दिया होगा ये आंसर कि हाँ यही होता है। तो भाई थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, थोड़ा ध्यान से आप लोग लगाइए। मैं तो आपको कंफ्यूज करता हूँ, बीच बीच में कंफ्यूज नहीं करूंगा तो फिर आप लोग अच्छे से याद नहीं होगा। तो इसीलिए कंफ्यूजन जरूरी है लाइफ में, कंफ्यूजन है तो फिर उसके बाद आप करेक्ट आंसर पे आओगे, तो कंफ्यूज जरूरी है करना। तो भारत के महान्यायवादी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और आर्टिकल 76 में जो होता है भारत के महान्यायवादी आ जाते हैं, आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी आ जाते हैं। अगर महाधिवक्ता की बात हुई है तो ये राज्य का विधि अधिकारी होता है, राज्य का विधि अधिकारी। राज्य का विधि अधिकारी अगर पूछ ले कि राज्य का विधि अधिकारी कौन होता है तो वो महाधिवक्ता हो जाता है। और अगर केंद्र का विधि अधिकारी पूछ ले तो अटॉर्नी जनरल जो कि आपके हो जाते हैं महान्यायवादी। ओके नेक्स्ट, देश में तसर रेशम का अग्रणी उत्पादक कौन है। तो हमारे देश में जो है तसर जो रेशम होता है, तसर रेशम एक टाइप होता है रेशम का, तो इसका अग्रणी उत्पादक कौन है, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तसर रेशम का अग्रणी उत्पादक जो है वो झारखंड है, झारखंड है, झारखंड है। ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा किसान विद्रोह गांधीवादी चरण से पहले हुआ था। तो देखो किसान विद्रोह जो गांधीवादी चरण से पहले हुआ था,
नील विद्रोह, मोपला विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसान विद्रोह जो गांधीवादी चरण से पहले हुआ है वो आपका बता दीजिए कौन सा। तो भाई वो नील विद्रोह हुआ है। और नील विद्रोह हुआ कब था? तो 1859 से 60 के बीच में, 1859 से 60 के बीच में देखने को मिला था। और इसमें जो लीडर हो जाते हैं वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में ये चला था। दिगंबर और विष्णु विश्वास, ठीक है। तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में भाई ये नील आंदोलन चला था, ठीक है। और नील विद्रोह पर ही बेस्ड एक बुक था जिसका नाम था नील दर्पण। नील दर्पण जो है नील विद्रोह पर ही बेस्ड एक बुक है जिसे लिखा है किसने? दीनबंधु मित्र ने। दीनबंधु मित्र ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है नील दर्पण। दीनबंधु मित्र ने लिखा है। नेक्स्ट, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1930, 1925, 1920, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अवध किसान सभा की स्थापना वो हो गया है आपके 1920 में। 1920 में अवध किसान सभा का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट, इस्लाम के साथ भारत का सबसे पहला संपर्क किसके माध्यम से हुआ? क्या पूछा है? इस्लाम के साथ भारत का सबसे पहला संपर्क किसके माध्यम से हुआ? 7वीं शताब्दी में सिंध पर अरब का आक्रमण, 11वीं 12वीं शताब्दी के तुर्की आक्रमण, मालाबार तट के अरब व्यापारी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, इस्लाम और भारत का जो पहला जो संपर्क हुआ था भाई वो हुआ था मालाबार के तट के अरब व्यापारी के थ्रू से हुआ था। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन रह चुके हैं बताओ? जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक, वराहगिरी वेंकट गिरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई देखो, प्रथम उपराष्ट्रपति जो रह चुके हैं हमारे देश के, वो रह चुके हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है हमारे पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ये सब इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? नवंबर 2012, सितंबर 2014, जनवरी 2014, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेक इन इंडिया जो हुआ था भाई ये सितंबर 2014 में स्टार्ट हुआ था। ओके, नेक्स्ट, गारो और खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषाएं हैं? तो गारो खासी कहाँ की राजभाषा है ये पूछा है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बता दो, इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड इजी भी है भाई ये। तो गारो खासी जो है आपके कहाँ का राजभाषा है? तो ये आपके मेघालय का राजभाषा है। और मेघालय के पठार में जो है नारंगी सबसे ज्यादा होता है। मेघालय के पठार में भाई ये नारंगी यहाँ का जो फेमस है, ठीक है। और देखो, मेघालय में जो है गारो खासी तो भाषा है और वहां पे जनजाति भी मिलता है। गारो खासी और जैंतिया, गारो खासी और जैंतिया जनजाति भी मिलता है, ठीक है। गारो खासी और जैंतिया जनजाति भी मिलता है आपके मेघालय में। गारो खासी और जैंतिया जो है जनजाति भी मेघालय में ही पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो अनुच्छेद क्या है, मतलब कि कैग का पूछा है, कैग। तो भाई ये कैग का आर्टिकल आपसे पूछ रखा है। अनुच्छेद 162, आर्टिकल 123, आर्टिकल 148, उपयुक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ द अबव। ओके, तो भाई देखो, इसमें जो कैग का आर्टिकल है वो कौन सा है ये पूछा है आपसे। तो कैग का आर्टिकल 148 हो जाता है, 148। नेक्स्ट, क्लीमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, के सदस्य के रूप में भारत आए थे। तो देखो, क्लीमेंट एटली जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ओके, ये बात एक हो गई। तो वो किसका सदस्य के रूप में जो है भारत आए थे? क्या किस चीज का वो सदस्य बन के भारत आए थे? कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, वेबल योजना, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये शायद आप लोगों को पता होगा। तो देखो, ये साइमन कमीशन जो था, साइमन कमीशन में एक मेंबर के रूप में आए थे। साइमन कमीशन का सदस्य बन के ये आए थे, ठीक है। और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? गठन जो हो गया था भाई साइमन कमीशन का, ये 26 नवंबर 1927 को हुआ था। 26 नवंबर 1927। और ये भारत कब आया था? तो भारत ये आया था 3 फरवरी 1928 को, 3 फेब 1928 को। तो ये याद रख लीजिएगा, गठन 26 नवंबर 1927, भारत आया 3 फरवरी 1928 को, साइमन कमीशन। नेक्स्ट, काई और लाइकेन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो काई और लाइकेन कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, शीतोष्ण वन, शंकुधारी वन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बता दो आप लोग, काई और लाइकेन कहाँ पाया जाता है भाई? तो देखो, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन।
तो नहीं। शीतोष्ण वन नहीं। शंकुधारी वन हो सकता है क्या, आप लोग बता दीजिए। तो भाई ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो काई और लाइकेन मिलता कहाँ है भाई, तो ये आपके मिलता है टुंड्रा वन में। कहां पर, तो टुंड्रा जो वन होता है वहां पर मिलता है आपका काई और लाइकेन। ओके नेक्स्ट। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह केवल राज्यसभा में व्यक्त दे सकता है, वक्तव्य दे सकता है। उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई देखो, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो देखो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। ठीक है, यही इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड बाढ़ नियंत्रण से, सिंचाई परियोजना से, दूध उत्पादन और वितरण से। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑपरेशन फ्लड जो है आपके किससे संबंधित है, बता दो आप लोग। ऑपरेशन फ्लड जो है भाई ये आपकी किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन और वितरण से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड को ही क्या कहते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। व्हाइट श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है आपके ऑपरेशन फ्लड को ही कहा जाता है और ये दूध से रिलेटेड है, दूध से। यहां पर तो बहुत कोई ने गलती कर रखा होगा, उन्होंने क्या लगाया होगा कि बाढ़ नियंत्रण से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। बहुत का तो आंसर यही आने वाला है कि बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। बट भाई बाढ़ नियंत्रण से नहीं संबंधित होता है ऑपरेशन फ्लड, जो है दूध उत्पादन से संबंधित होता है। ठीक है, और ऑपरेशन फ्लड को ही व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है, जिसे कहते हैं श्वेत क्रांति। इसके जनक कौन हो जाते हैं, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन कौन हो जाते हैं, तो वर्गीज कुरियन हो जाते हैं। वर्गीज कुरियन जो हो जाते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक हो जाते हैं। और ये स्टार्ट कब हुआ था भाई व्हाइट रिवोल्यूशन, तो स्टार्ट हुआ था ये 1970 में, 1970 में आपका व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट। भारत सरकार का अधिनियम 1935 की विशेषताएं, तो बताओ। प्रांत स्वायत्ता, संघ न्यायालय की स्थापना, केंद्र में ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना। तो भाई इसमें ए बी सी सभी करेक्ट होने वाले हैं, ए बी और सी सभी यहां पर करेक्ट होने वाले हैं, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर निम्नलिखित में से कौन है, तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर, तो बता दो। अंतिम तीर्थकर जैन धर्म के महावीर, ऋषभ, पार्श्वनाथ। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर हो जाते हैं भाई वो हो जाते हैं आपके कौन, बता दो आप लोग। महावीर हो जाते हैं, महावीर। और महावीर जो थे ये 24वें अंतिम तीर्थकर थे, तो हाँ 24वें। टोटल देखो 24वें तीर्थकर थे ये, 24वें नंबर के तीर्थकर थे। और जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर था। तो जैन धर्म में टोटल कितना तीर्थकर, तो 24 तीर्थकर था जैन धर्म में। और जिसमें देखो फर्स्ट तीर्थकर कौन था, तो फर्स्ट तीर्थकर आपके हो जाते हैं ऋषभ देव। फर्स्ट तीर्थकर कौन, तो ऋषभ देव। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन, तो ऋषभ देव। और जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर था। ठीक है, और महावीर जो हो जाते हैं ये जैन धर्म के संस्थापक हो जाते हैं। महावीर कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक हैं महावीर। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक महावीर थे। नेक्स्ट। संविधान का अनुच्छेद 338 से निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो देखो ये किससे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एससी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एसटी, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो भाई जो अनुच्छेद जो आर्टिकल 338A है, 338A जो है ये किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से। नेक्स्ट। 1919 में जलियांवाला बाग, तो भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 1919 में हुआ, पहली तो यही याद रख लेना। के दौरान भारत का वायसराय कौन था, तो भारत का वायसराय जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन था, ये पूछा है आपसे। चेम्सफोर्ड, मिंटो, माउंटबेटन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए जलियांवाला बाग के समय जो है चेम्सफोर्ड जो है हमारे भारत के वायसराय हो जाते हैं। नेक्स्ट। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है, बताओ कितना है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या, तो लोकसभा में बिहार का कितना सीट है भाई, तो लोकसभा में जो है 40 सीट हो जाता है। कितना हो जाता है, 40 सीट लोकसभा में हो जाता है। अगर राज्यसभा में पूछ ले कि बिहार का राज्यसभा में कितना सीट है, बता दीजिए आप लोग। राज्यसभा में सीट है बिहार में 16, कितना है 16 है राज्यसभा में बिहार में सीट। और लोकसभा में कितना सीट है, 40 सीट है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य बना, तो भाई देखो कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है बताओ भारत में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कृषि आयकर लगाने वाला ये बिहार हो जाता है, हमारा जो बिहार है वो कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट।
कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह किस स्थान पर किया था? तो कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह पंजाब से किया, बंगाल से किया, बिहार से किया, उपयुक्त में से एक से अधिक बता दीजिए। मैंने बार बार ये बताया, तो कुंवर सिंह ने स्टार्ट करा था बिहार से। और बिहार से कहां से भाई? बिहार के कहां से? तो जगदीशपुर, याद रख लीजिएगा, जगदीशपुर से जो है आपके कुंवर सिंह रिलेटेड थे। इनका जन्म कब हुआ है कुंवर सिंह का? तो जन्म जो हुआ है 1777 में हुआ है, 1777 में जन्म हुआ है। एंड डेथ कब हुआ है कुंवर सिंह का? मौत कब हुआ है भाई? तो 26 अप्रैल 1858 को हुआ है। 26 अप्रैल 1858, 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह का डेथ हुआ है, जन्म हुआ है 1777 को। नेक्स्ट, कौन सा राज्य बिहार की सीमा पूर्व में लगता है? कहां लगता है? तो पूर्व में लगता है। कौन सा राज्य जो है बिहार की सीमा के पूर्व में लगता है? मतलब कि पूर्व में लग रहा है, ध्यान में रखना, पूर्व में लग रहा है। और इसकी आर्द्र जलवायु में योगदान देता है। तो पूर्व से लगने वाला झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पूर्व से तो आपको पता ही होना चाहिए यार, इजी क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। और ये तो पता ही होना चाहिए कि पूर्व से जो है पश्चिम बंगाल का सीमा लगता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे मानवीय क्रियाकलाप का नाम बताएं जिसके परिणाम स्वरूप मृदा प्रदूषण होता है। तो देखो, मृदा प्रदूषण होने का कारण पूछा है यहाँ पे आपसे। वनोन्मूलन, जल निकायों में वहित मल डालना, बड़ी मात्रा में उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बता दो आप लोग क्या इसका करेक्ट होने वाला है। क्रियाकलाप का नाम बताना है, ऐसा कौन सा एक्टिविटी है जो कि आपकी मृदा प्रदूषण में योगदान देता है भाई? मृदा प्रदूषण के लिए, सोइल पोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा? तो देखो भाई, यहां पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा वनोन्मूलन, तो नहीं। जल निकाय में वहित मल डालना, तो ये तो नहीं होने वाला है। सॉइल पोल्यूशन पूछ रखा है आपसे। तो बड़ी मात्रा में उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट, भगत सिंह के साथ 23 मार्च को फांसी की सजा दी गई। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ किसको फांसी दिया गया था? तो देखो, भगत सिंह के साथ जो है सुखदेव, बीके दत्त, राजगुरु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई देखो, भगत सिंह के साथ जो है सुखदेव और राजगुरु दोनों को फांसी दिया गया था। तीन मतलब ये इन तीनों को फांसी दिया गया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। और कब फांसी दिया गया था? तो 23 मार्च 1931, डेट को जरूर याद रख लीजिएगा। 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था तीनों को। नेक्स्ट, 1784 में विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में किस संगठन को शुरू किया था? तो देखो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, सत्यशोधक समाज, एसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहला बात याद रख लीजिएगा भाई आप लोग, 1784 में विलियम जोन्स, ठीक है, 1784 में विलियम जोन्स ने किसका स्टार्ट करा है? तो ये करा है एसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना करा है 1784 में विलियम जोन्स ने, ठीक है, एसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। सत्यशोधक समाज से किसको याद रख लीजिएगा? तो ज्योतिबा फूले को याद रख लीजिएगा, ज्योतिबा फूले को याद रख लीजिएगा सत्यशोधक समाज से, ठीक है, फूले। नेक्स्ट, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो भारत का जलवायु कैसा है ये आपसे पूछा है यहाँ पे। मध्यवर्ती प्रकार, ध्रुवीय प्रकार, मानसून प्रकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, भारत का जो जलवायु है भाई वो हो जाता है आपके मानसून टाइप का होता है, मानसूनी टाइप का होता है भारत का जलवायु। नेक्स्ट, ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में डायस के लोगों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। देखो, तो क्या पूछा है आपसे? पहले बात तो यही याद रख लेना आप लोग कि ज्योतिराव फूले ने कौन सा गुलामगिरी पुस्तक लिखा है। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखा है? ज्योतिराव फूले ने लिखा। और ये गुलामगिरी कब लिखा गया था? तो 1873 में ये गुलामगिरी पुस्तक लिखा गया था। 1873 में गुलामगिरी पुस्तक लिखा गया है, ज्योतिराव फूले के द्वारा लिखा गया है। और ये किस लोगों को समर्पित था ये, ठीक है, तो किस लोगों को इस बुक में जो लिखा गया है वो किस लोगों के गुलामों को मुक्त करने के लिए समर्पित करा गया था, किस देश के लोगों को? तो भाई ये आपके चीन, रूस, फ्रांस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बता दीजिए आप लोग क्या होगा। तो देखो, चीन नहीं होगा, रूस नहीं होगा, फ्रांस नहीं होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ करेक्ट होने वाला है। तो किस देश के लोगों को समर्पित था भाई? तो ये अमेरिका के लोगों को समर्पित था, ठीक है, अमेरिका के लोगों को समर्पित था जिन्होंने गुलामों को मुक्त कराने के लिए क्या किया था? तो फाइट करा था। तो अमेरिका के लोगों को ये समर्पित है जिन्होंने जो है फाइट करा है गुलामों को मुक्त कराने के लिए। नेक्स्ट,
अच्छा, तो फ्रेंड्स देखो हमारा आज का टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है और आप लोग अपने मार्क्स को जरूर कमेंट कर देंगे कि आपका कितना मार्क्स आया है 50 में। तो 50 में आप लोग देख लीजिए कितना मार्क्स स्कोर कर पाए हैं, और ये सेशन को आप लोग पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में बेनिफिशियल हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में टैली कर जाएगा। और जो मैंने यहाँ पे डिटेल जो कराया है उसको भी जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि डिटेल भी आपके लिए कंपलसरी हो जाता है, डिटेल से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और इतना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस 50 क्वेश्चन में से भाई 8-10 क्वेश्चन तो कंफर्म आपके एग्जाम में टकरा जाएंगे। ठीक है, तो कमेंट आप लोग जरूर करेंगे कितना मार्क्स आप लोगों ने स्कोर करा है, और इसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए कि और आप लोगों को कितना बेहतर तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि देखो अब एग्जाम तो होना ही है, आपको ये पता ही है। और मई में आई होप कि आपका एग्जाम हो जाएगा टीआरई 4 का मई में एग्जाम हो जाना है। तो भाई इसलिए उस रफ्तार से तैयारी करो और यहाँ से अपना लेवल देख लो और तैयारी उस तरह से करना स्टार्ट कर दो आप लोग। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक।